सोचिए, एक पतली मेटल रॉड, पूरी तरह ठंडी, रूम टेम्परेचर पर, कुछ भी हो नहीं रहा, सब बराबर। अब बीच में सिर्फ एक पॉइंट पर एक जलती माचिस छुआ दीजिए, एक तीखा हॉटस्पॉट बन जाता है, बीच में बहुत गर्म, बाकी सब ठंडा। माचिस हटा लीजिए और देखिए, गर्मी फैलेगी। ये तो सब जानते हैं, पर हमारा सवाल इतना ढीला नहीं है। सवाल ये नहीं कि फैलेगी या नहीं, सवाल है 1 मिनट बाद हर एक पॉइंट पर एग्जैक्टली कितने डिग्रीज। हमें पूरा कर्व चाहिए, हर जगह की सही वैल्यू। आपको पता है क्या होगा? गर्मी फैलेगी, स्पाइक चपटा होगा। सवाल मासूम लगता है, 1 मिनट बाद हर पॉइंट पर तापमान एग्जैक्टली कितना होगा? सीधा प्लान, हर पॉइंट अपने पड़ोसियों को गर्मी देता है, बस छोटे टाइम स्टेप्स में सिमुलेट कर लो। और मान लीजिए कंप्यूटर ये स्टेप्स चला भी दे, आपको मिलेगा संख्याओं का एक ढेर, एक टेबल, पर कोई समझ नहीं क्यों कुछ शेप्स तेज ठंडी होती हैं और कुछ धीमी। इसका जवाब इन स्टेप्स में कहीं नहीं छुपा। पर यह प्लान आपको एक फॉर्मूला नहीं देता, सिर्फ संख्याएं पीसता है, हर नई शेप के लिए दोबारा। 1807 में जोसेफ फूरिये इसी दीवार के सामने खड़ा था। उसे एक फॉर्मूला चाहिए था, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी भी शेप के लिए किसी भी टाइम पर सीधा जवाब दे दे। और जवाब ढूंढते ढूंढते उसने मैथ्स का एक पूरा नया औजार खोज निकाला। 3 औजार आपके पास पहले से हैं। पहला डेरिवेटिव माने स्लोप कर्व, कितनी तेज चढ़ रही या उतर रही है। दूसरा, और इसे पकड़े रखिए, सेकंड डेरिवेटिव माने कर्वेचर यानी बेंडिंग, कर्व ऊपर मुड़ी, स्माइल या नीचे, फ्राउन। यही नंबर बताता है पॉइंट अपने आसपास के एवरेज से कितना अलग है। जरा गौर कीजिए इस छोटी सी बात पर, क्योंकि पूरी कहानी इसी पर टिकी है। स्लोप बताता है कर्व कहां जा रही है, पर कर्वेचर बताता है कर्व अपने पड़ोस से कितना हटकर है। एक चोटी पर बहुत, एक सीधी लाइन पर बिल्कुल जीरो। तीसरा, साइन वेव, एक स्मूथ दोहराती लहर, ऊपर नीचे, कुछ खास नहीं। अभी इसे याद रखिए, अभी ये सबसे बोरिंग औजार लगता है, बस एक साधारण लहर, पर यही सिनी वेव आगे चलकर पूरी पहेली की चाबी बनेगा। अब क्लिफ सीधा प्लान था, रॉड को छोटे सेल्स में बांटो, हर स्टेप पर हर सेल अपने पड़ोसियों से एडजस्ट हो। कंप्यूटर ये कर लेता है, पर देखिए सब सेल्स एक साथ बंधे हुए हिल रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई समझ नहीं, हर नई शेप पर पूरा हिसाब दोबारा। यहीं ये टूल टूटता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हर सेल का जवाब बाकी सब सेल्स पर निर्भर है। ये एक उलझी हुई गांठ है, हजारों धागे एक साथ खिंचे हुए। ब्रूट फोर्स इसे गिन सकता है पर खोल नहीं सकता। पूरी रॉड मत देखिए, सिर्फ एक पॉइंट और उसके 2 पास वाले पड़ोसी, बायां और दायां। सवाल, अगले पल ये पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे? शायद आप कहें इसके अपने तापमान पर डिपेंड करता है। चलिए टेस्ट करें। ये पॉइंट 50 डिग्रीज पर है। अगर दोनों पड़ोसी भी 50 पर हैं, कुछ नहीं बदलेगा। अगर दोनों 80 पर, यह गर्म होगा। अगर दोनों 20 पर, यह ठंडा होगा। तो अपना तापमान अकेला बेकार है। अब एक मजेदार केस, मान लीजिए बायां पड़ोसी 80 पर है और दायां 20 पर, इनका एवरेज है 50, बिल्कुल हमारे पॉइंट जितना। तो ये पॉइंट बदलेगा नहीं, भले ही एक तरफ बहुत गर्म और दूसरी तरफ बहुत ठंडा हो। यही चौंकाने वाली बात है, पॉइंट को सिर्फ एवरेज की परवाह है, दोनों तरफ अलग अलग की नहीं। गर्मी एक तरफ से आती है, उतनी ही दूसरी तरफ निकल जाती है। असली बात, हीट गर्म से ठंडे बहता है, तो पॉइंट का फ्यूचर इस पर है कि वो अपने पड़ोसियों के एवरेज से ऊपर है या नीचे। एवरेज से ऊपर ठंडा होगा, नीचे गर्म होगा। दूसरे शब्दों में, हर पॉइंट अपने पड़ोसियों के एवरेज की तरफ खिंचता है। जितना एवरेज से दूर, उतनी तेजी से खिंचता है। पूरी रॉड बस यही एक साथ हर जगह कर रही है। वो अजीब वाक्य, पड़ोसियों के एवरेज से कितना अलग, आप इसे जानते हैं। यह है कर्वेचर, सेकंड डेरिवेटिव। सोचिए क्यों? सेकंड डेरिवेटिव नापता ही यही है, किसी पॉइंट की वैल्यू उसके दोनों तरफ की वैल्यूज के एवरेज से कितनी अलग है। यानी नेबर एवरेज से अंतर और कर्वेचर एक ही चीज के 2 नाम है। कर्व नीचे मुड़ी, फ्राउन पॉइंट एवरेज से ऊपर, तापमान घटेगा। ऊपर मुड़ी, स्माइल एवरेज से नीचे, तापमान बढ़ेगा। शार्प चोटियां बहुत मुड़ी होती हैं, इसलिए तेज बदलेंगी। अब सिंबल्स में लिखते हैं। बायां हिस्सा, तापमान टाइम के साथ कितना बदलता है, DUDT। दायां, कर्वेचर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ U, एक कांस्टेंट K मटेरियल बताता है। बात पूरी। एक K क्या है? कॉपर में गर्मी तेजी से दौड़ती है, लकड़ी में धीरे। K बड़ा मतलब तेज स्मूदिंग, K छोटा मतलब धीमा। बाकी पूरी कहानी हर मटेरियल में एक जैसी है। ये हीट इक्वेशन है, हमने इसे रट्टा नहीं, पड़ोसियों की लॉजिक से बनाया। लगता है काम लगभग हो गया, बस अपनी शेप डालो और आगे चला दो। पर देखिए, हर पॉइंट का बदलना उसके पड़ोसियों पर है, और वो पड़ोसी अपने पड़ोसियों पर।
पूरी रॉड एक उलझे जाल की तरह एक साथ हिलती है। किसी आर्बिट्ररी शेप का कोई क्लीन जवाब नहीं निकलता। इक्वेशन होना और इक्वेशन को हल कर पाना दो अलग बातें हैं। हमारे हाथ में सही रूल है, पर वो हर पॉइंट को बाकी सबसे बांध देता है। फूरिये यहीं अटका था और यहीं से उसकी असली खोज शुरू होती है। सीन 4 की दिक्कत क्या थी? कर्वेचर ने शेप को बदल दिया, इसलिए सब उलझ गया। तो सवाल पलट दीजिए, क्या कोई शेप ऐसा है जिसकी कर्वेचर उसी शेप जैसी हो, सिर्फ स्केल्ड? सोचिए, ऐसा शेप क्यों जादुई होगा? अगर किसी शेप की कर्वेचर वही शेप है, तो हीट इक्वेशन उसे एक नई शेप में नहीं बदलेगी, सिर्फ ऊपर नीचे स्केल करेगी। उलझन खत्म। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट करने पर खुद जैसा रहता है? साइन की डेरिवेटिव कोसाइन, कोसाइन की डेरिवेटिव माइनस साइन। यानी साइन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, मिलता है माइनस साइन। वही शेप, बस फ्लिप्ड और स्केल्ड। सिंबल में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन n pi x ओवर l इक्वल्स माइनस n pi ओवर l स्क्वायर्ड टाइम्स वही साइन। ऐसे शेप्स को आइगन फंक्शन कहते हैं। ऑपरेटर इन्हें बदलता नहीं, सिर्फ स्केल करता है। इसके उलट उस तीखे स्पाइक को याद कीजिए। उसकी कर्वेचर एक बिल्कुल अलग शेप थी, इसीलिए वो हर पल बदलता रहता था और सब कुछ उलझ जाता था। साइन इकलौता है जो खुद को नहीं बदलता, इसलिए एक साइन शेप्ड प्रोफाइल हीट इक्वेशन में शेप नहीं बदलता, सिर्फ उसकी हाइट टाइम के साथ घटती है। कोई कपलिंग नहीं, हर साइन अकेला अपने आप इवॉल्व करता है। बिल्कुल झूले जैसा है। झूले को उसकी अपनी नेचुरल लय में धक्का दो, वो वही शेप रखता है, बस उसका झूलना बढ़ता या घटता है। साइन वेव हीट के लिए वही नेचुरल लय है। एक प्योर साइन प्रोफाइल लीजिए, साइन NPI x ओवर l। n बताता है कितनी विगल्स, n एक हल्की धनुष, n बड़ा मतलब ज्यादा तेज हिलती लहर। इसकी हाइट कैसे घटेगी? हीट इक्वेशन कहती है हाइट चेंज कर्वेचर के प्रोपोर्शन में। जो चीज अपने ही प्रोपोर्शन में घटती है वो एक्सपोनेंशियली घटती है। डिके फैक्टर e⁻NPI ओवर l स्क्वायर्ड kT। पर स्क्वायर क्यों? सोचिए, ज्यादा विगली वेव की कर्वेचर बहुत ज्यादा होती है और कर्वेचर खुद विगलीनेस के साथ बढ़ती है, फिर डिके रेट उस कर्वेचर के प्रोपोर्शन में है। 2 बार विगलीनेस, इसलिए स्क्वायर। अब चौंकाने वाली बात, एक्सपोनेंट में NPI ओवर l का स्क्वायर है। n को डबल करो, वेव दुगनी विगली तो डिके 4 गुना तेज। ये 3 मोड्स देखिए, n 1 2 3। इन 3 लगभग 9 गुना तेजी से मरता है। n 10 की लहर n 1 से 100 गुना तेज। तीखे बारीक डिटेल्स बेरहमी से जल्दी मिट जाते हैं। ये जाना पहचाना लगेगा। एक ब्लरी होती फोटो में सबसे पहले बारीक डिटेल जाते हैं, बड़े धब्बे देर तक रहते हैं। हीट भी वही कर रहा है, फाइन डिटेल पहले, स्मूथ बाद में। सिर्फ सबसे स्मूथ, सबसे धीमी लहर सबसे देर टिकती है। हीट एक लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर का मतलब ऊंची फ्रीक्वेंसी को रोक दो, नीची को जाने दो। हीट फ्लो अपने आप यही करता है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के समय के साथ हर शार्प चीज को नरम कर देता है। हमारे पास एक अजीब असमानता है। हीट इक्वेशन आर्बिट्ररी शेप्स नहीं संभाल सकती, पर साइन शेप्स को परफेक्टली संभालती है, हर एक अकेला। तो क्यों ना अपनी मनचाही शेप को ही साइन वेव्स के ढेर के रूप में लिख दें? यही फूरिये की 1807 वाली छलांग थी। कोई भी प्रोफाइल, वो तीखा स्पाइक भी बहुत सारे साइंस का सम है। इससे पूरा खेल बदल जाता है। एक इम्पॉसिबल कपल प्रॉब्लम टूटकर ढेर सारे आसान अलग अलग प्रॉब्लम्स बन जाता है। रेसिपी सिर्फ 3 कदम का है। देखिए, अब जादू देखिए। हर मोड को अकेले अपने e⁻n स्क्वायर रेट से घटने दो, कोई कपलिंग नहीं। ऊंचे विगली मोड्स पहले गायब, बचे हुए मोड्स वापस जोड़ दो और स्पाइक एक स्मूथ बम्प में पिघल चुका है। ये रहा पूरा जवाब। u of xt equals sum of bn sin NPI x over l times e⁻NPI over l squared kt। हर हिस्से को महसूस कीजिए। bn बताता है शुरुआती शेप में हर साइन का कितना हिस्सा है और वो एक्सपोनेंशियल हर मोड को अलग रेट से मारता है। t बढ़ाओ, ऊंचे मोड्स तेजी से शून्य की तरफ। पेरिस एकेडमी ने इसे ठुकराया। हर शेप साइंस का सम कैसे? पर फूरिये सही था। इसी जरूरत ने फूरिये सीरीज को जन्म दिया। सीरीज पहले से नहीं थी, हीट के सवाल ने उसे पैदा किया। एक मजेदार बात एकेडमी सही पकड़ नहीं पाई। एक तीखे कॉर्नर को बनाने में अनंत साइन वेव्स लगते हैं और ठीक कॉर्नर पर एक नन्ही सी कभी न मिटने वाली उछाल रह जाती है। आज इसे गिब्स फेनोमेनॉन कहते हैं। वो गलती असल में एक गहरी सच्चाई थी। अब ऊंचाई से देखिए, किसी भी चीज को साइन वेव्स में तोड़ो, हर एक को अकेले इवॉल्व होने दो। ये एक चाल कितनी दूर जाती है। पहला चेहरा, सिग्नल प्रोसेसिंग। आपके गेन साइन वेव्स के हिस्सों में स्टोर होते हैं MP3 JPEG, ऊंची फ्रीक्वेंसी के बारीक हिस्से जो हीट में पहले मरते थे, यहां पहले फेंके जाते हैं। दूसरा चेहरा, आइगन वैल्यूज।
वो दिशाएं ढूंढो जो ऑपरेटर से सिर्फ स्केल हों, मुड़े नहीं। साइन वेव्स हीट ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस थे, ठीक जैसे मैट्रिसेस के आइगन वेक्टर्स। तीसरा चेहरा, डिफ्यूजन, हर जगह। दूध का कॉफी में फैलना, धुंधली होती फोटो, सब उसी n स्क्वायर स्मूथिंग का रूप। तीनों चेहरे, एक ही आइडिया। मुश्किल को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जो आपस में न उलझें। हीट से शुरू हुई ये सोच आज पूरे साइंस और इंजीनियरिंग में फैली है। तो ये रहा आपका औजार। अगली बार कुछ भी समय के साथ स्मूथ होता दिखे, कॉफी में क्रीम, ठंडा होता कमरा, सोचिए तीखे हाई फ्रीक्वेंसी हिस्से सबसे तेज मर रहे हैं और जो बचता है वो सबसे स्मूथ मोड है। और एक सवाल आपके लिए, दो रॉड्स, एक पर साइन πx/l, दूसरे पर साइन 3πx/l, कौन सी पहले ठंडी होगी और कितनी गुना तेज? सोचिए, स्क्वायर याद रखिए, जवाब 3 नहीं है।